नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज का सवाल बड़ा साफ है। क्या यूपी में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए यूपी के बहराइच में दंगा हुआ या दंगा कराया गया। अब दंगा होगा हिंदू मुस्लिम तो जाहिर तौर पर माहौल गर्म होगा, और जब माहौल गर्म होता है तो आप जानते हैं वोट किधर जाता है, किसको मिलता है। लेकिन पहले सवाल से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या बहराइच का दंगा रोका जा सकता था? कैन द बहराइच राइट्स बी प्रिवेंटेड? कैन इट बी प्रिवेंटेड? क्या इन दंगों को रोका जा सकता था? किसी की जान, किसी की मौत, हत्या को रोका जा सकता था? आगजनी को रोका जा सकता था? दुकानें जलाई गई, मकान जलाए गए, इसको रोका जा सकता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों, आज एक्सपर्ट्स के ज़रिए कई सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं, जो हो सकता है गोदी मीडिया पे आपको ना देखने को मिले। आज ग्राउंड ज़ीरो बहराइच से भी एक रिपोर्टर हमसे जुड़ेंगे और ताज़ा हाल जानेंगे। बहराइच में स्थिति सुधर रही है, बिगड़ रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी रेज़ किया कि क्या बहराइच का दंगा रोका जा सकता था? और मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मुझे कोई बहुत गहराई तक इसका पोस्टमार्टम नहीं करना। आप सिर्फ एक तस्वीर गौर से देखिए, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगी। और ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, यही ट्रिगर पॉइंट था जो इस वक्त ये जो युवक है ऊपर चढ़ा, झंडा बदला, यहीं से ट्रिगर पॉइंट शुरू हुआ है। और उसके बाद ही हिंसा भड़की है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन जो है वो एक मुस्लिम इलाके से, मूर्ति विसर्जन का जुलूस एक मुस्लिम इलाके से निकल रहा था, और उस वक़्त ये झंडे वाली घटना हुई। उसके बाद गोली चली। अब मामला बहुत ही सेंसिटिव है, मैं इसमें ग्राफिक डिटेल में नहीं जाऊँगा कि गोली कैसे लगी, फिर क्या हुआ। मैं उन जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता हूँ जो जख्म हिंसा को और भड़का दें। नो, चिंगारी भड़काने नहीं आया उस वीडियो में। मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि क्या दंगा रोका जा सकता था। इसलिए अगर आप ये तस्वीर देखिए, जो ट्रिगर पॉइंट है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस भीड़ में पुलिस की आपको एक टुकड़ी दिखेगी, आपको वर्दीधारी सिपाही मिलेंगे जो झुंड में दीवार के साथ खड़े हैं। एक तरफ भीड़ में उत्तेजना है, पथराव हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, गोली भी चल गई। और आप इस पुलिस को देखिए, पुलिस क्या कर रही है? क्या आपको कोई एक्शन दिखता है? क्या आपको एक्शन दिखता है पुलिस का? क्या आपको दिखता है कि कोई पुलिस के बीच से निकलकर इस भीड़ को रोक रहा है या माहौल को ठंडा कर रहा है? आपको क्या सिर्फ पुलिस खड़ी हुई दिख रही है? और सबसे बड़ी बात, क्या पुलिस का बंदोबस्त आपको मुस्तैद दिख रहा है? दिल पर हाथ रखिए, सोचिए इस सवाल को। अब मैं किसी सिपाही को, दरोगा को दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष सिस्टम का है कि क्या डीएम ने, एसपी ने, क्या बहराइच के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर बंदोबस्त किया? क्या उनको पता था कि ये जो जुलूस है मूर्ति विसर्जन का, ये किस इलाके से गुजरेगा और वो इलाका मुस्लिम है? क्या पुलिस का बंदोबस्त था वहाँ पर, पर्याप्त बंदोबस्त था? क्या अर्धसैनिक बल का पर्याप्त बंदोबस्त था? क्या पैरामिलिट्री फोर्स मांगी गई थी? क्या इस तरह का कोई एलआईयू की रिपोर्ट थी? क्या डीआईजी हैं उन्होंने रिव्यू किया था? क्या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे? क्या कमिश्नर ने कोई मीटिंग ली थी? क्या रिव्यू हुआ था कि ऐसा जुलूस जब जोश में भीड़ निकल रही हो नारे के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए मुस्लिम इलाके से, तो बंदोबस्त क्या होना चाहिए? कितनी पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए? क्या कोई ड्रिल होनी चाहिए इससे पहले? इस तरह की क्या कोई व्यवस्था थी, अरेंजमेंट था जुलूस से पहले और जुलूस के समय? मैं बात नहीं कर रहा, अब की बात नहीं कर रहा हूं। अब दोस्तों, एक तस्वीर आप और देख सकते हैं। अमिताभ यश साहब हैं, बहुत ही ताकतवर अधिकारी, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा जज्बा है। अब ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। ये घटना होने के बाद मौके पर पहुंचे, लखनऊ से बहराइच पहुंचे। अब ये जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, अगर यही एक्शन जो आज लिया जा रहा है, ये एक्शन उस वक्त लिया गया होता तो क्या दंगा होता? इनकी जो बॉडी लैंग्वेज अगर इसी तरह की इन पुलिस वालों की होती, इस तरह से मुस्तैद रहते, तो क्या दंगा होता? दंगा भड़कता, गोली चलती, पथराव होता? सवाल इस बात का है अगेन कि क्या इंटेलिजेंस ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी कि वहाँ पर
माहौल गर्म है। ये एक बहुत ही वेरी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव इलाका है जहां से जुलूस जा रहा है। और प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आज मैं उठाने जा रहा हूं। और मैं ये भी पूछूंगा आज अपने एक्सपर्ट से कि क्या राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है? क्या उपचुनाव आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2027 का? क्या उसकी तैयारी है? क्या जो बटेंगे वो कटेंगे, जो नारे लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये इसका रिफ्लेक्शन है? बहुत से ऐसे सवाल हैं। और आज खुशकिस्मती है कि बहुत मैंने कोशिश करने के बाद मुझे लगा कि कोई बहराइच से रिपोर्टर आए। तो ANI एक बड़ी एजेंसी है, उनके रिपोर्टर रहे 14 साल से अजीम मिर्ज़ा साहब, वो होंगे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश को करीबन 35 बरसों से कवर कर रहे शीतल P सिंह। शीतल साहब एक बहुत ही एक्सपीरियंस रिपोर्टर है, मुझसे भी सीनियर है। मैंने उनसे आज कहा कि आप आइए और अपनी बात रखिए। उमाकांत लखेड़ा उत्तर प्रदेश को कई बरसों से कवर कर रहे हैं और कई दंगे कवर किए उन्होंने मलियाना का दंगा कवर किया, उन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगा कवर किया, उन्होंने कई बरस पहले मुरादाबाद का दंगा कवर किया। उनको भी मैंने बुलाया है कि होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, हु इज़ एट फॉल्ट, गलती किसकी है। ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। अजीम साहब, मेरा जो पहला सवाल है, मैं संक्षेप में जानना चाह रहा हूँ। कल जब ये मसला हुआ, जब फायरिंग हो गई और गोपाल मिश्रा, उनकी वहां पर मौत हुई और उसके बाद हिंसा और भड़की, कैसे हुआ, किसने कौन सा झंडा उतारा, कौन छत पे चढ़ा, किसने गोली का घोड़े का ट्रिगर दबा दिया, मैं इस सब में नहीं जाना चाहता। गोली किसने चलाई, किसके लगी, गोपाल मिश्रा की वहां पर मौत हुई और रात तक ऐसा लग रहा था कि अब ये घटना कहीं ना कहीं ठंडी हो जाएगी और सबने ईश्वर का, ऊपर वाले का नाम लिया कि चलो भाई। लेकिन आज सुबह अचानक बहराइच में फिर से हमने देखा कि दंगा भड़क गया है। सुबह क्या हुआ आज मिर्जा साहब? रात की बात छोड़िए, रात गई बात गई। अगर दंगे में हम बार बार रात की बात करेंगे, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो कभी अमन नहीं हो सकता। आज क्या हुआ? और उसके आगे दो एक्सपर्ट हमारे हैं, बड़े पुराने पत्रकार हैं, शीतल P सिंह और उमाकांत लखेड़ा, उनसे मैं पूछूंगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आज कितना नुकसान हुआ, क्या आगजनी हुई, बड़े पैमाने पे हुई, लाठीचार्ज हुआ, वो आज मैं जानना चाह रहा हूं संक्षेप में। दीपक जी, जैसा आपने कहा कि रात गई बात गई, बेशक ऐसे ही था। रात में देर रात तक सारी मूर्तियों का विसर्जन हो गया था और विसर्जन के बाद ये लग रहा था कि अब ये मसला खत्म हो गया, शांत हो गया, क्योंकि जो है IG खुद खड़े होकर उन्होंने प्रतिमाओं का विसर्जन कराया था। लेकिन सुबह जब मर्चरी से शव उसके घर पहुंचता है तो घर ना जाके शव को ले जाके तहसील में रख दिया जाता है और तहसील में कुछ युवाओं द्वारा ऐसी मांग की जाती है कि जो इसमें आरोपी लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो मृतक है उसके परिवार को एक बड़ी रकम मिलना चाहिए जी। और ये गहमा गहमी काफी देर तक चली रही। प्रशासन की मान मनोवल चलती रही, उधर वो लोग माने नहीं। खुद यहाँ के महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह से मेरी बात भी हुई। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कल परिवार मान गया था, परिवार को मैंने समझा दिया था कि अब जो जैसे चाहेंगे वैसे कार्रवाई होगी और इसमें प्रशासन उनके साथ है। प्रशासन जो है कतई ऐसा नहीं होगा कि वो ये नहीं महसूस करेंगे कि हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन फिर जब नई डिमांड आ गई, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1 करोड़ रुपए तक मांगे जा रहे थे और डिमोलिश की बात की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि डिमांड कुछ इतनी बड़ी थी कि जिसको प्रशासन को मानना भी मुश्किल काम था। तो लिहाजा प्रशासन इसी पर लगा रहा कि किसी तरीके से ये लोग मान जाए और इसका दाह संस्कार कर दें। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि ये मान मनोवल नहीं हो पाई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और बल प्रयोग के बाद जो लोग छिटके, उन लोगों ने काफी उत्पात मचाया, सड़कों पर उत्पात मचाया। जिस गांव में ये हादसा हुआ वहां उत्पात मचाया। आप कह रहे हैं कि जब पुलिस ने थोड़ा सा बल प्रयोग किया, पुलिस सिचुएशन को नहीं संभाल पाई, वही एक ट्रिगर पॉइंट इसमें हो गया। ये बताइए कि इस वक्त, मैं समझ गया उसके बाद फिर हिंसा भड़की होगी, ये बताइए इस वक्त राइट नाउ अभी सिचुएशन क्या? क्या कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है,
क्या पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है? क्या सिचुएशन बहराइच में राइट नाउ इस वक्त कंट्रोल में है? देखिए, इस वक्त अभी बहराइच में सिचुएशन एकदम कंट्रोल में लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि यहां एक साथ सारी प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होता है। परसों भी कुछ प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ था और आने वाले कल में कुछ प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। अब ऐसी शंका है लोगों के अंदर कि कल कहीं फिर प्रतिमाओं का विसर्जन हो तो कोई नया मामला सामने ना आ जाए। अभी एक सन्नाटा है, लोगों के अंदर भय है। आज बहराइच प्रॉपर की मार्केट किसी संगठन ने बंद नहीं कराई थी, उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली थी। जो यहाँ का मेन घंटा घर से लेके पीपल चौराहे तक का मार्केट है वो पूरी तौर से बंद था। तो ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर डर है, लोग सहमे हुए हैं, लेकिन आम आदमी ये चाहता है कि कितनी जल्दी से जल्दी ये शांत हो जाए। शांत, तो मैं आऊंगा, अभी आपके पास आऊंगा। मैं जरा शीतल पी सिंह, सुल्तानपुर से बहराइच कोई बहुत दूर नहीं है, अयोध्या सरयू पार करनी है और उसके बाद आप बलरामपुर होते हुए बहराइच पहुंच सकते हैं। तो बहराइच बहुत दूर नहीं है और बहराइच कई बार शीतल जी जाते रहते हैं। ये बात सही है शीतल जी, और मुझे लगता है मिर्जा साहब उसको तस्दीक करेंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहराइच में काफ़ी है और स्थिति, मतलब आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक इस तरह की झड़पें होती रही, ऐसा नहीं, कोई नई बात नहीं, पहली बात नहीं है। मिर्जा जी, मैं सही कह रहा हूँ? फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ ये भी सही कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और खास तौर से जो घटना स्थल है वहां का मुस्लिम मजबूत भी ज्यादा है। मजबूत है। ओके। शीतल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो घटना पूरी तरह हुई चुनाव से पहले, क्योंकि सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि उसका सेमीफाइनल होने जा रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव है। योगी जी ने भी काफी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी बहुत मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, और जिस तरह की बातचीत है, लहजा है जो सियासत का, उसमें बटेंगे तो कटेंगे भी चलता है और बांग्लादेश में क्या हुआ उसकी भी याद दिलाई जाती है। तो टेम्परेचर तो हॉट है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बहराइच को जल्द से जल्द कंटेन करना चाहिए, चाहे वो डीजीपी हो, होम सेक्रेटरी हो, क्योंकि बहराइच में अगर फिर ये हिंसा काबू नहीं होती, हालांकि ईश्वर अभी तक तो वहां शांति है, क्या बहराइच एक प्राथमिकता होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की? हाँ, दिक्कत ये हो रही है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चलाने का जो तरीका है, उसने जो उनके पुराने नॉर्म्स थे उनको ध्वस्त कर लिया है। अब वहाँ उनको ये लग गया है कि अपराधी कोई छोटा मोटा मिले तो उसके पैर में गोली मार दीजिए, थोड़ा बहुत जरा सा कुछ ऊंचा नीचा वाला हो तो जान से मार दीजिए, बस एक डर पैदा कर दीजिए, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित हो जाएगा। इस भावना ने जो नॉर्मल पुलिसिंग है, एलआईयू का रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको चौपट कर दिया है। और उस चौपट होने में ये है कि ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल प्रशासनिक अकर्मण्यता और मूर्खता का नतीजा है। ये घटना, ऐसी घटना जहां आपको पता है सेंसिटिविटीज हैं, वहां आप सुरक्षा से चलते हैं और ऐसा मौका नहीं देते किसी भी भीड़ को कि वो उसको दंगे में बदल सके। लेकिन इसमें बिल्कुल लापरवाही हुई है, और ये लापरवाही इसीलिए कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस का है वो खत्म है। एक लंबे समय से पुलिस का चीफ तक उत्तर प्रदेश में नहीं है, तैनात ही नहीं हो पा रहा है और उसमें कार्यवाहक से काम चल रहा है। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, उन्होंने कुछ रैम्बो पैदा कर दिए हैं, कुछ ऐसे संगठन पैदा कर दिए हैं जिनके हाथ में एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर आ गई है, और इन सब के जरिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश होती है। जबकि राजनीति जो की जा रही है वो हिंदू मुस्लिम के बंटवारे पे आधारित है। राजनीति की सफलता का आधार ये है कि आप एंटी मुस्लिम आपका जारगनिंग होगी और उससे आपको मेजॉरिटी हिंदू में वोट मिल जाएगा। तो ये चीज, दोनों चीज, नफरत तो लगातार समाज में पैदा करके आपने रख रखी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है। तो इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये अकेली घटना थोड़ी है। इतने लोगों को गोली मारने के बाद, लंगड़ा करने के बाद और तमाम लोगों को जान से मार देने के बाद किसी भी चीज में कोई रोक नहीं है, नहीं रुके हैं, हत्याएं नहीं रुकी हैं, जो संगठित अपराध करने वाले
सजातीय अपराधी हैं जी। इस सरकार के, उन पे कोई अंकुश कहीं नहीं है। ठेका पट्टी में जो कुछ होता था वो सब हो रहा है। तो न भ्रष्टाचार कहीं रुका है, बल्कि बेशुमार भ्रष्टाचार पुलिस के नाम पर हो रहा है। वैसे तो सभी जगह हो रहा है। तो कुल मिला के ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स की एक बड़ी दर्दनाक कहानी है जो बहराइच जी। के रूप में घटित हुई है। क्योंकि लोकल बात वहां के पत्रकार महोदय ने बताई, हम लोगों को तो जो जानकारी आ रही है उसी के आधार पर अपनी टिप्पणी है, इसलिए हम इसको इसी तौर पर लेंगे कि ये योगी मॉडल के कोलैप्स होने का पहला बड़ा संकेत हमारे आपके सामने है। एक ऐसी सरकार जो कार और हत्या के मामलों में मृतका को रात में पेट्रोल डाल के जला देने का काम करती थी कि मामला चिंगारी न भड़के, उसने इतना बड़ा मामला दिन भर फैलने के लिए दिया और सैकड़ों लोग जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें लठ लेके और डंडे लेके हाकी लेके घूम रहे हैं भीड़ के तौर पर, आगे आगे पुलिस पीछे पीछे वो। तो आप दंगा करने वाली भीड़ तो दिन दहाड़े साथ लेके घूम रहे हैं, तो वो दंगा नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो फिर जी आ रहा हूं मैं, शीतल जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार, इंडिया टुडे के एक समय ब्यूरो चीफ थे। इनका ये कहना है कि ये कोलैप्स है, ये कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कोलैप्स हो गई है। इनका ये मानना है, ये कोलैप्स नहीं होनी चाहिए थी। उमाकांत लखेड़ा साहब, आपने तो तमाम दंगे कवर किए, मलियाना का दंगा आपने कवर किया, मुरादाबाद का दंगा आपने देखा, आपने तमाम खबरें मुरादाबाद पे लिखी जिसका कलंक आज भी उत्तर प्रदेश के माथे पर है। ये बताइए, ये जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ जिसके बाद एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, एक शांति लग रही थी, लेकिन ये जो उपचुनाव से पहले बहराइच में ये जो दंगा हुआ, दंगा कहना पड़ेगा इसको, क्या आपको लगता है ये जो स्थिति है इससे माहौल गर्म होगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा इससे? देखिए, इस बार जो है जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो जुलूस, जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, इन धार्मिक जुलूस को की जो सुरक्षा को लेकर के या वो शांतिपूर्ण ढंग से वो जुलूस निकले, कोई दंगा फसाद ना हो, कोई अनहोनी ना हो। उसके बाद जब दंगा फसाद होता है तो पूरी मशीनरी लखनऊ से लेकर के बहराइच तक मुस्तैद हो जाती है। लखनऊ से लेकर के बदायूं, बरेली, सब जगह मुस्तैद हो जाती है, मुजफ्फरनगर तक। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक जो मशीनरी है वो जिम्मेदार होती है। अगर प्रशासन ये चाह दे, ये बता दे प्रशासन कि हम अब दंगा नहीं होने देंगे, फसाद नहीं होने देंगे, भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, तो कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। बड़ी बात लखेड़ा साहब, बड़ी बात कही आपने। कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और कप्तान ये दोनों अगर चाह जाएं, इनकी विल पावर हो कि नहीं साहब चाहे कुछ हो जाए हमें दंगा नहीं होने देना है, तो फिर नहीं होगा। अगर डीएम और एसपी ही ढीले हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। मिर्जा साहब ये बताइए कि ये जो जुलूस निकला कल, जिसमें गोली चली और एक व्यक्ति गोपाल मिश्रा, उनकी हत्या हुई, इसमें अगर बंदोबस्त ठीक होता, अगर फोर्स एडिकेट होती, अगर पुलिस दोनों तरफ होती, तो क्या आपको लगता है कि इस स्थिति को प्रिवेंट किया जा सकता था? क्या पुलिस का बंदोबस्त ठीक नहीं था, पुलिस ने लाइटली लिया? देखिए, वो सेंसिटिव जगह थी, वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं लगाई गई। इससे पहले की जब सरकारें रही हैं तब भी वहां पर प्रिकॉशन लेते हुए जरूरत से ज्यादा पुलिस लगाई जाती थी। जो विशेष समुदाय है उनके घर के सामने बाकायदा 2-2 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते थे कि कोई अनहोनी न होने पाए। और जैसा कि आज पूरे देश ने वीडियो देखा कि कई मिनट तक वो छत पर चढ़ा रहा, उसके बावजूद पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो जब छत पर चढ़ा था उसी वक्त अगर पुलिस उसको उतार लेती और उसको डिटेन कर लेती तो ये कोई हादसा आगे नहीं बढ़ सकता था। तो पुलिस का फेलियर तो इसमें 100% कहा जाएगा। ये बताइए, कोई इसमें पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, कोई योगी सरकार ने कोई कार्रवाई की, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है अब तक? और अगर हुई है तो क्या हुई है? इसमें जो हरदी थाने का एसओ था उसको निलंबित किया गया है और मासी चौकी का जो चौकी इंचार्ज था
उसको निलंबित किया गया है और अभी कुछ और लोगों की लिस्ट बन रही है जिनको निलंबित किया जाना है। मतलब जो थाना है थानेदार को सस्पेंड कर दिया, जिस चौकी में ये घटना हुई उस चौकी इंचार्ज को किया गया। क्या जो ऊपर के अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी है, एडिशनल एसपी है, नहीं, उसमें में से अभी कोई ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक चीज और बता दीजिए, आप लोकल हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कप्तान ये मौके पर कब पहुंचे? तुरंत पहुंच गए थे? तुरंत एक्शन हुआ? नहीं, तुरंत तो नहीं पहुंचे थे। कप्तान तो थोड़ी देर बाद पहुंच गई थी, लेकिन डीएम काफी देर बाद पहुंचे। डीएम काफी देर बाद पहुंचे। क्या डीएम और कप्तान दोनों नए हैं या कोई इनका टेन्योर ज्यादा है, लंबा है, या दोनों नए? लंबा टेन्योर है, काफी समय से हैं यहाँ पर। डीएम जो है उनका भी समय लगभग पूरा हो रहा है और एसपी को भी लगभग साल भर से ऊपर हो गया। और डीएम 3 साल से हैं? नहीं, 3 साल से तो नहीं है, 3 साल तो कोई नहीं रुक पाता है अब, लेकिन इनको भी शायद एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन 1.5-2 साल शायद इनको भी हो गया है। जी शीतल जी, मैं बहुत स्पेसिफिक आ रहा हूं और मैंने आप सबसे ये निवेदन किया था शुरू में, फिर से कर रहा हूं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि झंडा कैसे लगा, झंडा किसने उठाया, फिर उसके बाद क्या हिंसा हुई, फिर किस तरह के शब्द प्रयोग किए गए, फिर किसने गोली चला दी, किसके गोली लग गई। अगर ये सब बातें हम बार बार दोहराएंगे तो हम शांति प्रयास तो कभी नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम खुद दंगाई हैं, फिर पत्रकार। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए एक अच्छे मीडिया हाउस की तरह कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में हमको एक स्वर में बोलना चाहिए, हमको हमेशा शांति की बात करनी चाहिए। ये बताइए शीतल जी, ये कह रहे हैं कि साहब एसओ को सस्पेंड कर दिया, स्टेशन ऑफिसर को सस्पेंड किया, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया। अब मिर्जा साहब का कहना है, मैं तो वहां हूं नहीं, इनका कहना है कि डीएम थोड़ा लेट से पहुंचे और उसके बाद सुबह फिर हिंसा हो गई। मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी मानती कि पुलिस लैप्सेस हुए तभी सस्पेंशन हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगर बंदोबस्त ठीक होता, अगर पूरी व्यवस्था होती जुलूस में, तो ये हादसा ना होता? आपको लगता है कि जो गलतियां हैं वो प्रशासन की तरफ से हुई हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि गलती प्रशासन की ही दी जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है, जवाबदेही उसकी है, तो किसी और पे गलती सीधे सीधे डालना मुश्किल है। लेकिन गलती सिर्फ उतने की नहीं है, गलती उन राजनीतिक भड़काने वाले रोल की है जिसने इस देश की आबादियों को बुरी तरह से सांप्रदायिक तौर पे बांट दिया है। और ये नफरत इतनी ज्यादा है लोगों में, वो वहीं थोड़ी नजर हर बात में नजर आती है, किसी छोटी छोटी सी बात में वो भड़क जाती है। रेल में यात्रा करते हुए लोग ऊट पटांग बिहेवियर करते हैं, किसी के पूजा करने के तौर तरीके पे लोग आक्रोश करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह के मामलों की वकालत करने वाले मिल जाते हैं। अभी वो जेल में बैठ के जो हत्या का ऑर्डर दे रहा है उसके भी समर्थक हमारे पास समाज में मौजूद है। नाथूराम गोडसे से बीमारी शुरू होती है। तो हमारे समाज में ये राजनीति ने जो जहर घोलना और जहर घोल के उसकी फसल काटने का काम शुरू किया है, उसने सब चीजों को जो उसका परिमाण था उससे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और देश को मणिपुर बना दिया है। दरअसल मणिपुर जल रहा है, बाकी जगह आग लगने का इंतजार हो रहा है, लेकिन देश में लोगों के मन में सबके मणिपुर इन्होंने बना दिया है। ये मणिपुर बना दिया है, मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है। लखेड़ा साहब, एक चीज बहुत लास्ट सवाल है आपसे, उसके बाद मैं फाइनल मिर्जा साहब से एक आध सवाल मुझे पूछने। आप तो बरसों बरस उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर दंगे होते रहते हैं? ये दंगे क्या हैं? ये कभी रुक पाएंगे? ठीक है, मुस्लिम 20% है, कहीं पर मुस्लिम आबादी जो है वो 30% है, कहीं 40% है। ये मैं मानता हूं कि कहीं आबादी ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पर मिक्स है, टेंशन रहती है। और जैसा कि शीतल साहब कह रहे हैं कि दोनों तरफ से राजनीति, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही हम उसकी गर्दन पकड़ लें। दोनों तरफ से राजनीति बराबर होती है वोट बैंक की, और ये वोट बैंक की राजनीति है जिसकी वजह से ये सारी हम चीजें देख रहे हैं। क्या दंगे रुक सकते हैं? क्या बहराइच एक फाइनल दंगा हो सकता है कि भाई इसके बाद पीरियड, फुल स्टॉप? देखिए, ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे 25-30 साल हो गए पत्रकारिता में, और मैं देखता हूं रुक के हर 6 महीने, साल भर, कभी एटा में, कभी इटावा में, कभी अलीगढ़ में, कभी कानपुर में, कभी बनारस में, कभी बहराइच में, कभी लखनऊ में। क्या है, कभी रुकेगा ये? जो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो समस्या क्या है कि समस्या पॉलिटिक्स की है।
और जो हमारी राजनीति है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जो पूरी राजनीति है वो उसका पूरा आधार धर्म हो गया है और धर्म को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है और उससे जो छोटे कम समुदाय के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इसमें कोई हील उज्जत नहीं है। क्लियर कट ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय को डराया जा रहा है और ये जो चीजें हो रही हैं कि जब स्टेट पॉलिसी रिलीजन स्टेट पॉलिसी हो जाती है तो उनको आप उन एलिमेंट को उससे प्रश्रय मिलता है और प्रशासन और पुलिस भी उन एलिमेंट्स को देख के डरती है। और जब क्या होता है कि देखिए जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यकों को और इवन अल्पसंख्यकों को भी मुझे लग रहा है कि पीस कीपर की भूमिका जो समझदार लोग हैं उनको निभानी चाहिए। बड़ी बात लखेड़ा साहब ने दो इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो समझदार लोग, हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से जो समझदार लोग हैं, मैच्योर्ड पीपल से, इनको आगे आना चाहिए, शांत कराना चाहिए। और दूसरा कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कप्तान है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, या जहां पर कमिश्नरी सिस्टम वहां कमिश्नर, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि दंगा जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो नहीं होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कार्रवाई वो चौकी इंचार्ज और थानेदार पर ही हो रही, स्टेशन ऑफिसर पे हो रही। एक अंतिम सवाल, फिर एक लास्ट कमेंट मैं शीतल जी से लूंगा। क्या इस वक्त प्रयास हो रहा है, सिचुएशन वहां पर कंट्रोल में है? क्या वहां पर डीजीपी, होम सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के आने की बात हो रही है? आपके यहाँ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके आने की बात हो रही है? कुछ लोग वहां पहुंचे हैं? नहीं, अभी ऐसे कोई लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं कि जो इस तरीके की पीस मीटिंग वगैरह कराएं। और अभी चूंकि कल से और आज तक में इतना पैनिक रहा कि ऐसी शुरुआत जो है अभी नहीं हो सकी है। अभी वहां सीनियर मोस्ट ऑफिसर कौन है आपके बहराइच में? लखनऊ से डीएम आया होती है यहाँ सबसे सीनियर ऑफिसर। डीएम से बड़ा यहाँ कोई ऑफिसर नहीं होता। नहीं, आईजी वगैरह पहुंचे हैं बहराइच? नहीं, आईजी पहुंचे हैं, आईजी पहुंचे हैं, कमिश्नर भी पहुंचे हैं, डीआईजी भी पहुंचे हैं और आज वो भी आईडीजी भी आए थे। ओके, सिचुएशन इज नाउ अंडर कंट्रोल, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। अभी इस वक्त जिस टाइम हम बात कर रहे हैं इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल में। चलिए, अच्छी बात है कि इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। शीतल जी, आखिरी सवाल ये है कि बहराइच के बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पिच है, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया, दंगा हो गया, आगजनी हो गई, लठ चल गए, गोली चल गई, सब हो गया, क्या अब चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहिए बहराइच को लेकर, भाषा को लेकर नेताओं को? बिल्कुल करना चाहिए। सिर्फ इन नेताओं को ही नहीं, सोशल मीडिया वगैरह पर जो भी थोड़ी बहुत फॉलोइंग रखते हैं सबको रिस्ट्रेन ही करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति रिस्ट्रेन नहीं करेगी और ये लाश जो है चुनाव में इस्तेमाल की जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे समाज का सच, लेकिन यही सच है। एक चीज और, क्योंकि आपने पिछले 35-40 वर्षों से उत्तर प्रदेश के कई बड़े दंगे कवर किए हैं, उसका आप जिक्र करते रहे, आपका एक्सपीरियंस दंगों की रिपोर्टिंग करने से क्या है कि आखिर में गरीब ही मारा जाता है, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे मुसलमान हो हिंदू, मारा गरीब ही जाता है? नहीं, गरीब ही लोग हमारे देश में, जब 95% लोग गरीब हैं और जब अब जो डिटेल्स आ रहे हैं उसमें तो बेहद गरीब लोग मारे जा रहे हैं, या उन्हीं के लूटना आसान होता है, उनका घर जला देना, बेचारे अपनी जान बचाते, बच्चे दिखाते भाग रहे हैं इधर से उधर, तो वही मरता गरीब है। दंगा से हो सकता है, दंगे से राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा जाए, लेकिन शीतल जी 35-40 वर्षों से उत्तर प्रदेश के कई बड़े दंगे कवर किए, इनका ये कहना है कि मरता आखिर में गरीब है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और एक और बड़ी बात कही कि रिस्ट्रेंट रखें, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो, चाहे अजय राय हो कांग्रेस के, या प्रियंका गांधी, सबको रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, जो राजनीतिक भाषा है, उससे कहीं ज्यादा दंगे भड़कते हैं, छुरी और चाकू से कहीं ज्यादा दंगे राजनीतिक भाषा से भड़कते हैं। लखेड़ा साहब आप आए, शीतल साहब आप ज्वाइन किया, मिर्जा साहब आप बहराइच से जुड़े, और मैं चाहूंगा कि बहराइच में सारी स्थितियां शांति रहे, वहां अमन चैन रहे, और नौबत ना आए कि कल मैं आपसे लाइव हूं।
हमारी बातचीत हो लेकिन आपको बुलाना ना पड़े बहराइच से, यही सबसे बड़ा पैगाम होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मिर्जा, थैंक यू सो मच मिस्टर Thank you. रकेड़ा, थैंक यू सो मच शीतल सिंह साहब।